तो आज कंप्लीट करना है मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर। तो चलिए इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कंप्लीट करते हैं। तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, बट इसकी लाइनें पढ़ेंगे लाइन वाइज लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की एक ऐसी स्थिति माना गया है जिसमें देह के कुछ तरलों यानी ह्यूमर का संतुलन बना रहता था। प्राचीन यूनानी जैसे कि हिप्पोक्रेट्स और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी कि ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हार्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापक्रम सामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। कुछ वर्षों के बाद जेविकी ने बताया कि तंत्र न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो वो पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आनुवांशिक विकार जेनेटिक डिसऑर्डर। वे अपूर्णतया जिनको लेकर बच्चा जन्मता है, मतलब जो पहले से ही जन्मजात रोग होते हैं उन्हें बोलते हैं आनुवांशिक रोग। तो ये अपूर्णतया बच्चा इनको जन्म से ही होता है, बच्चों के पास ये डिसीज़ जन्म से हो जाती है। और वे अपूर्णतया जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती है, यानी कि उनके पास जन्म से रहती है ये डिसीज़। सेकंड पॉइंट है संक्रमण, और इसके आगे भी कुछ और पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारी जीवन शैली, जिसमें जो खाना हम खाते हैं और पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है, जिनकी हमें कमी है आदि शामिल है। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम से अधिक सक्षम होते हैं, इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अपनाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न प्रकारों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण, प्रतिरक्षा, अपशिष्टों वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहक वेस्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पानी के संसाधनों का स्वच्छ रखरखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक से अधिक अंगों या तंत्रों के प्रकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह को लक्षण प्रकट होते हैं, तो हम कहते हैं कि वे स्वस्थ नहीं हैं। अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और असंक्रामक समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो सकते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम होते हैं और हम सभी कभी न कभी इनके शिकार हुए होते हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स घातक रोग है। असंक्रामक रोगों
जिनमें कैंसर मृत्यु का प्रमुख कारण है। नशीले पदार्थों और अल्कोहल ड्रग्स का उपयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नेक्स्ट जो अगला पैराग्राफ है वो है मानव में स्वास्थ्य सामान्य रोग, मतलब ह्यूमन में जो नॉर्मली जो कौन कौन सी डिजीज़ होती है तो वो सारी दे रखी है, तो उनको पढ़ते हैं। अनेकानेक जीव जिसमें जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंजाई, प्रोटोजोवन, कृमि यानी हेलमिंथीज आदि शामिल है, मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोगकारक जीवों को रोगजनक यानी पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी पैरासाइट रोगजनक है, क्योंकि ये परजीवी होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं आसानी से संख्या में वृद्धि कर हमारी सामान्य आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं। फलस्वरूप आकृतिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार्यात्मक क्षति होती है। रोगजनक के लिए आवश्यक है कि वे परपोषी के भीतर वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए है कि रोगजनक आंत्र में प्रवेश करते हैं और उनमें आमाशय यानी स्टमक में निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। रोगजनक जीवों के भिन्न वर्गों में कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले रोगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। उन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी संक्षिप्त में बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट जो डिसीज़ है वो होती है एक साल्मोनेला टाइफी, एक रोगजनक होता है जीवाणु जिससे मानव में टाइफॉइड। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक है जीवाणु जिससे ह्यूमन में एक टाइफॉइड नाम का एक बुखार यानी कि ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित यानी कि कंडामिनेटेड भोजन और पानी द्वारा छोटी आंत में घुस जाता है, वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुँच जाता है। इस रोग के कुछ अन्य सामान्य लक्षण हैं, जैसे लगातार बुखार आता है और 39 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है बॉडी का उस टाइम पर, बुखार के टाइम पे। कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिरदर्द और भूख न लगना आदि गंभीर मामलों में आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल टेस्ट यानी कि टाइफाइड को अगर चेक करवाना है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम होता है विडाल, से हो सकती है। आयुर्विज्ञान ने एक चिर प्रतिष्ठित मामला मेरी मेलोन एक लेडी थी जिसका उपनाम था टाइफॉइड मेरी, जिसका यहाँ उल्लेख करना सटीक है। वह पेशे से रसोइया थी और खाना बनाती थी। उसके द्वारा वर्षों तक टाइफॉइड वाहक के रूप में टाइफॉइड फैलाती रही। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो कि अपनी अगली डिसीज़ है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, 1 मिनट। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में न्यूमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस रोग में फुफ्फुस यानी लंग्स में, वायुकोष्ठ में यानी कि वायुकोश है एलुलाई संक्रमित हो जाती है। संक्रमण के फलस्वरूप वायुकोष्ठों में तरल भर जाता है यानी फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्या पैदा होती है। ज्वर, ठिठुरन, खांसी, सिरदर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में ओंठ और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग घूसर से नीले रंग तक का हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बूंदकों यानी ड्रॉपलेट्स अथवा एरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से होता है। संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणुवीय रोग यानी कि अन्य बैक्टीरियल डिसीज़ जैसे कि अतिसार, पेचिश, डाइसेंटरी, प्लेग और डिफ्थीरिया है। बहुत से विषाणु भी मानव में रोगकारक होते हैं, यानी कि बहुत सारे वायरस होते हैं वो भी रोगकारक के रूप में होते हैं, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक
समूह नासा विषाणु राइनोवायरस का है। राइनोवायरस एक वायरस होता है जो मानव में सबसे ज़्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। यह नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। सामान्यतः जुकाम प्रतिशय के अभिलक्षण है नासीय संकुलता, नेजल कंजेक्शन और आस्त्राव, कंठदाह, स्वरुद्रक्षता अर्थात फटी आवाज़, खांसी, सिरदर्द, थकावट आदि जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकलने वाली बूंदों जब स्वस्थ व्यक्ति या सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन, किताबों, दरवाज़ों की मूठों, कंप्यूटरों की कीबोर्ड या माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से भी होता है, उसे संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं जिसमें आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा। एक ऐसा रोग जिसमें मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोवन इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडिया के विभिन्न जातियां जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरियाई और प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के उत्तरदायी है। इनमें से प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम मैलिग्नेंट सबसे गंभीर और घातक भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइकिल दे रखी है, उसकी लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु यानी स्ट्रेप्टोजोइट्स के रूप में मानव शरीर में घुस जाते हैं। जीवाणु संक्रामक रूप से प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती है। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक आविशालु यानी टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आगे का परिवर्तन वहाँ होता है। ये परजीवी मच्छर में संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब यह मच्छर किसी मानव को काटता है तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से ऊपर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। यह दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर 2 प्रपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनाफिलीज रोगवाहक अर्थात रोग का संचरण करने वाली भी है। मानव की बृहद आंत्र में पाए जाने वाले अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोअन परजीवी से अमीबता या अमीबियसिस या अमीबी अतिसार होता है। कोष्ठबद्धता, कब्ज, उदरी पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियाँ इस रोग की शारीरिक वाहक है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती है। इस मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेय जल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। सामान्य गोलकृमि, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस कृमि, वुचेरिया कुछ ऐसे कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक है। आंत्र परजीवी जैसे एस्केरियासिस से एस्केरियासिस नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अलरक्तता और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति से मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पौधों
आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में यह संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियों और फलों के सेवन से हो जाता है। वूचेरिया यानी वूचेरिया ब्रैंकोफाइटा और वूचेरिया मेलाई ऐसे फाइलेरियसिस कृमि है जिनके कारण अंगों में प्राय अर्धपादप की लसिका वाहिनियों लिम्फेटिक वेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में प्रत्येक वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तिपाद यानी हाथी पाँव या श्लीपद या एलिफेंटियासिस अथवा फाइलेरिया यानी फाइलेरियसिस कहलाता है। जननिक अंग में अक्सर इस रोग से प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती है। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित हो जाते हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन आदि वंश जेनरा के अनेक कवक दाद रिंगवर्म के लिए उत्तरदायी है। यह संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर में विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून और शिरोवल्क, स्कैल्प पर सूखी शल्की विषक्तियाँ, स्केली लीजन इन रोगों के प्रमुख लक्षण हैं। इन विषक्तियों में तेज खुजली, ऊष्मा और नमी इन कारकों को त्वचा में वल्लों यानी फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद अंगुलियों के बीच पनपने में मदद करती है। दाद आमतौर पर मिट्टी से या संक्रमण व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े या कंघे तक का प्रयोग करने से हो सकता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए अभिव्यक्तिगत और जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के लिए पानी, खाना, शाक सब्जियां, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थों और मलमूत्र उत्सर्ग एक्सक्रीटा का समुचित निपटान, जलाशयों, कुंडों, पूल और मलकुंडों और तालाबों में समय समय पर सफाई, विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंधन में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेषक रूप से वहाँ अनिवार्य है जो संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संक्रामित होते हैं, जैसे कि टाइफॉइड, अमीबा, एस्केरियासिस, न्यूमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे वायुवाहित एयरबोर्न रोगों के मामले में ऊपर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोगवाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोगवाहक और उनके प्रजनन यानी ब्रीडिंग की जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना है। यह लक्षण आवासीय क्षेत्रों में और उनके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने, घरेलू शीतलयंत्रों, कूलर की अनियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग मच्छर के डिंबकों, लार्वा को खाने वाली गेम्बूसिया जैसी मछलियों को डालने, खाइयों, जन निकास क्षेत्रों और अनूपों यानी दलदलों आदि में कीटनाशक के छिड़काव किए जाने चाहिए। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर नहीं घुस सके। भारतवर्ष के बहुत से भागों में हाल ही में रोगवाहक वाहित एडिज मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे ही उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका वैक्सीन के उपयोग में प्रतिरक्षण का प्रकारों से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया और टिटेनस जैसे अनेक संक्रमण रोगों को काफ़ी हद तक
नियंत्रण कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसे दिया हुआ है नॉर्मली, तो वो हमारे काम का नहीं है। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी। हमें हर रोज़ बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इसमें से कुछ ही रोग के शिकार बनते हैं। क्यों? इसका कारण है हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी की रोगजनक जीवों से लड़ने की क्षमता, यानी परपोषी की रोगजनक से जीवों की लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र के कारण मिलती है, उसे प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो पहला है सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोग खड़ा करने में हासिल होती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं। ये रोध निम्न है। पहला रोध है शारीरिक रोध, फिजिकल बैरियर। हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है। त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकता है। श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेख भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायक है। सेकंड, कायिकीय रोग यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर। आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँख में आंसू, ये सभी रोगाणुीय वृद्धि को रोकते हैं। थर्ड, कोशिकीय रोध, सेल्युलर बैरियर। हमारे शरीर में रक्त में बहुरूप केंद्रक, श्वेताणु, उदासीन रंजी, PMNL, न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट, ये प्रकार एवं ऊतकों के वृहद भक्षाणु यानी मैक्रोफेज रोगाणुओं का भक्षण करने और नष्ट करते हैं। फोर्थ, साइटोकाइन रोध, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन नामक प्रोटीन का स्रावन करती है जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी ओर उपार्जित प्रतिरक्षा रोगजनक विशिष्ट होती है का अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर पर जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो यह अनुक्रिया करता है, जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज़ दी हुई है। तो ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रतिरक्षी अणु का, तो यहाँ पढ़ते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर बहुत ही उच्च तीव्रता की द्वितीय या पूर्ववर्ती अनुक्रिया होती है। इस कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर का प्रथम मुठभेड़ की स्मृति है। प्राथमिक और द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया हमारे शरीर में रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसिकाणु द्वारा होती है। ये B तथा T लसिकाणु होते हैं। रोगजनक की अनुक्रिया में B लिम्फोसाइट, B लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनक से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाती है। T कोशिकाएं यानी कि T सेल्स खुद तो प्रतिरक्षियों का स्रावन नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने वाली B कोशिकाओं की सहायता करती है। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती है और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती है। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें से IgA, IgM, IgE, IgG कुछ उदाहरण हैं। एक प्रतिरक्षी का कार्टून ऊपर दिया गया है 7.4, ये यहाँ पे दिया हुआ है प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ये प्रतिरक्षी रक्त में पाई जाती है, इसलिए उन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स कहा जाता है। यह 2 प्रकार की प्रतिरक्षी माध्यित उपार्जित प्रतिरक्षा अनुक्रिया में से एक है।
दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया या कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। टी लसिकाणु CMI का माध्यम बनते हैं। जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार प्रत्यारोपण होता है, जिससे रोगी सामान्य जीवन जी सके, जिसके किसी उपयुक्त दाता से तलाश होती है। ऐसा क्यों है कि प्रत्यारोपण के लिए हर किसी दाता के अंग नहीं लिए जा सकते? वह क्या है जिसकी जांच डॉक्टर करते हैं? किसी भी स्रोत यानी पशु, अन्य प्राइमेट्स या किसी भी मानव का निरोप ग्राफ्ट नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे देर सवेर नकार दिए जाएंगे। कोई भी निरोप प्रतिरोप लेने से पहले ऊतक मिलान और रक्त मिलान आवश्यक है, और इसके बाद भी रोगी को अपने शेष जीवन भर प्रतिरक्षी निरोध यानी इम्यूनोसेप्रेंस लेने पड़ते हैं। शरीर स्वयं और पर में भेद करने में सक्षम है और कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोध को अस्वीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा अपना अगला पॉइंट है, पैराग्राफ है 7.2.3 सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। जब परपोषी प्रतिजनों एंटीजेंस का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। प्रतिजन जीवित या मृत रोगाणु या अन्य प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है और अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है। प्रतिरक्षीकरण इम्यूनाइजेशन के दौरान जानबूझकर रोगाणु का टीका देना आवश्यक है। प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। दुग्ध स्त्रावण यानी लैक्टेशन के प्रारंभ के दिनों के दौरान माँ द्वारा स्त्रावित पीले रंग की तरल पीयूष कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षियों यानी IgA की प्रचुरता होती है, जो शिशु में रक्षा करता है। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर भ्रूण को भी अपरा प्लेसेंटा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी जो मिलती है, जिसका नाम है IgD, जो एक एंटीबॉडी होती है जो अपरा से शिशु में मिलती है। टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, जो अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुणों पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को निर्मित शरीर में प्रवेश कराई जाती है। इन प्रतिजनकों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियों का वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनक कारकों को निष्प्रभावित बना देती है। टीका स्मृति B और T भी बनाते हैं, B और T सेल भी बनाती है, जो परिवर्तित प्रभावन यानी कि सबसीक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती है और प्रतिरक्षियों के बारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणु से संक्रमित होता है कि जिसके लिए फ़ौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता होती है, जैसा कि टिटेनस को प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आविष एंटीटॉक्सिन एक ऐसी निर्मित जिसमें आविष के लिए प्रतिरक्षाएं होती है जो टीके के रूप में सीधे ही शरीर में दिए जाने की ज़रूरत होती है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी ऐसे रोगी को सुई लगाई जाती है, उसमें सर्प जीविष यानी वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षा होती है। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। पुनर्योगज DNA यानी रिकॉम्बिनेज DNA प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर यीस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि में टीकों का
बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है, इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत शोथ बी का टीका। अगला अपना टॉपिक है एलर्जी। आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के छींकना और घबराहट के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, और जब आप उस जगह से लौट आते हैं तो आपके ये लक्षण गायब हो जाते हैं। हमसे हम में से कुछ लोगों में पर्यावरण के मौजूद कुछ कणों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया, पराग, चिड़चिड़ी आदि के प्रति एलर्जी के कारण हो सकती है, जो भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकती है। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसी प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है, ऐसे एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ आईजीई प्रकार की होती है। एलर्जन के सामान्य एग्जाम्पल जैसे कि धूल में चिड़चिड़ी, पराग, प्राणी, लघुशल्क, डेंडर आदि है। एलर्जी अनुक्रिया के लक्षणों में छींकना, पनीली आँखें, बहती नाक और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने से होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत सी थोड़ी सी मात्रा टीके के रूप में दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉयड जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जिनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारतवर्ष के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जियों और दमा यानी अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसका कारण बच्चों को प्रारंभिक जीवन काल में बहुत रक्षित वातावरण में रखना हो सकता है। अगला अपना टॉपिक है स्व प्रतिरक्षा। उच्चतर कशेरुकियों में विकसित स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा अपनी कोशिकाओं और विजातीय जीवों जैसे रोगाणु के बीच भेद कर सकने की क्षमता पर आधारित है। भेद कर सकने की क्षमता के आधार पर क्या है, यह हमें अभी भी पता नहीं चला है। फिर भी इस बारे में दो उपसिद्धांतों को समझना होगा। पहला, उच्चतर कशेरुकियों विजातीय अणुओं और विजातीय जीवों को भी पहचान सकते हैं। प्रयोगात्मक प्रतिरक्षा विज्ञान इस संबंध में जानकारी देता है। दूसरा, कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारण से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को क्षति पहुंचती है और यह स्वप्रतिरक्षा रोग कहलाता है। हमारे समाज में बहुत से लोग आमवती संधिशोथ यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस से प्रभावित हैं, जो एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। अगला अपना टॉपिक है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र। मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लसीकाभ अंग यानी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ऊतक कोशिकाएं और घुलनशील अणु जैसा कि प्रतिरक्षी शामिल हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि विजातीय प्रतियोजनों को पहचानना है, इसके प्रति अनुक्रिया करता है और उन्हें याद रखता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षा, रोगों और अंग प्रत्यारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है लिम्फोइड सिस्टम का। ये यहाँ पे थाइमस ग्लैंड, लसिका ग्रंथियाँ और लसिका वाहिनियाँ यहाँ पे दी है, बॉडी डायग्राम दिया हुआ है। लसिकाभ अंग ये ही वे अंग है जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति और परिपक्वन और प्रचुरोद्भवन होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और थाइमस ऐसे प्राथमिक लसिकाभ अंग हैं जहाँ अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं
में विभेदित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा यानी स्प्लीन, लसिका ग्रंथियां, टॉन्सिल, क्षुद्रांत्र में पैर, पेचस को परिशेषिका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग ऐसे स्थान है जहां लसिकाणु की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है, जो बाद में प्रचुर संख्या में उत्पन्न होने वाले प्रभावी कोशिकाएं बन जाती है। मानव शरीर में विभिन्न लसिकाभ अंग है, जो ये डायग्राम में दिए हुए हैं। तीन अस्थिमज्जा मुख्य लसिकाभ अंग है। अस्थिमज्जा जो होता है वो मुख्य लसिकाभ अंग होता है, जहाँ लसिकाणुओं समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है। थाइमस एक सपाली ग्लॉन्ड थाइमस एक लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उपस्थित उरोस्थि के ठीक नीचे स्थित होता है। जन्म के समय थाइमस काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आकार में घटता रहता है और यौवनावस्था आने पर यह बहुत छोटे आकार का रह जाता है। अस्थिमज्जा और थाइमस दोनों ही टी लिम्फोइड के परिवर्धन और परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया कराते हैं। प्लीहा सेम के आकार का बड़ा अंग है। इसमें मुख्य रूप से लसिकाणु और भक्षकाणु होते हैं। यह रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंद यानी फिल्ट्रेट के रूप में कार्य करते हैं। प्लीहा में लाल रक्त कणिकाओं का बड़ा भंडार होता है। लसिका ग्रंथियां छोटी ठोस संरचनाएं होती है जो लसिका तंत्र पर भिन्न भिन्न स्थलों पर स्थित होती है, जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन यानी लसिका और ऊतक तरल में आ जाते हैं। लसिका ग्रंथियां उन्हें फंसा लेती है। लसिका ग्रंथियों में फंसे प्रतिजन वहां मौजूद लसिकाणुओं के संक्रियण और प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। प्रमुख पथों श्वसन, पाचन और जनन मूत्र पथ में आस्तर लाइनिंग के भीतर लसिकाभ ऊतक है। लसिकाभ ऊतक स्थित है, जो श्लेष्म संबंध लसिकाभ ऊतक MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू कहलाते हैं। यह मानव शरीर के लसिकाभ ऊतक का लगभग 50% भाग बनाते हैं। अपना जो अगला जो सबसे बड़ी जो वायरल डिजीज़ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होती है, उसका नाम है एड्स। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के लिए उपयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इस रोग से 2 करोड़ 50 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पे इसकी पूरी क्रियाविधि का डायग्राम दिया हुआ है। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु रेट्रोवायरस कहते हैं, जिसमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित में से होता है: संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से जैसा कि अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स का कुप्रयोग करने वाले मामलों, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंततः शिरा द्वारा ड्रग्स लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान प्रदान की आवश्यकता होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान प्रदान करने की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स
केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता। यह केवल शरीर के स्रावित द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि एचआईवी एड्स प्रभावित व्यक्तियों को परिवार से या समाज से अलग न किया जाए। पता लगाइए कि ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों यानी 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु यानी बृहद भक्षाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जीनोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रकीर्णन 1 मिनट ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिरक्षीकरण रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय 1 मिनट तो अभी बस इतना ही, बाकी अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कंटिन्यू। बाय।